हम FM सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सवेरे के ठीक 10 बजे हैं और ये समय है ओपन शो प्रोग्राम सुनने का। इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज न करवाया। अब चिंता की कोई बात नहीं। गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से। प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर। सशक्त भारत के बढ़ते कदम, पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 2026 25 दिसंबर से 4 जनवरी, रावण का चबूतरा, जोधपुर। संपूर्ण भारत की कला, संस्कृति एवं लघु उद्योगों का अनूठा प्रदर्शन, जहां होगा मनोरंजन, खरीदारी, खान पान और आकर्षक खेल और झूलों का संगम। सपरिवार पधार कर उत्सव का आनंद लें। पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 2026 में जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र तथा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जोधपुर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती, जोधपुर। स्वागत दोस्तों, 102.1 FM पर रेडियो सन सिटी पर बोल रहे हैं हम, और आप जिस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम की हर मंगलवार सुबह 10 बजे से हम उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हैं। हमें भी बहुत प्रतीक्षा रहती है आपसे मुखातिब होने की, और एक उत्सुकता रहती है कि जोधपुर के किसी नए मेहमान को आपसे परिचय करवाया जाए, आपके सामने उनका तारुफ करवाया जाए और उनके अनुभव संसार से कुछ बातें, कुछ रोचक किस्से, कुछ खट्टी मीठी यादें उनकी सुनी जाए। तो इस प्रोग्राम को लेकर हम हाजिर हैं। मैं संजय व्यास हूँ, मेरे साथी राजेश लामरोड और हमारी होस्ट विनीता और कपिल के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आप सभी दोस्तों के साथ में और आप तमाम लाखों लाख श्रोताओं के साथ स्वागत करते हैं, और स्वागत करेंगे हम आज हमारे जो मेहमान का, जो जोधपुर के ही हैं, लेकिन एक तरह से मैं कहूँगा कि भारतीय विश्व नागरिक हैं। वो देश दुनिया देख चुके हैं, उनके कदमों तले न जाने कितने ही देशों की मिट्टी आ चुकी है, लेकिन फिर जोधपुर आते हैं जहाज़ के पंछी की तरह। जहाज़ के पंछी के बारे में कहा जाता है कि वो चाहे कितनी लंबी उड़ान भर ले, लेकिन आसमान अनंत होता है और उसको लौट कर फिर वहीं आना होता है। तो हमारे नए मेहमान के लिए जोधपुर वही जहाज़ है जिस पर वो बार बार लौटते हैं। मजबूरी नहीं है, बल्कि उनकी इच्छा है, उनका प्रेम है जोधपुर को लेकर के। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो हमारे प्रिय मेहमान हैं, मैं उनका परिचय करवाऊं। रंजन मोहनोत हैं, आप लेखक हैं और साथ ही मानव विकास कार्यकर्ता, रेड क्रॉस कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है बांग्लादेश में। इस वक्त आप कार्यरत हैं और बहुत सारे देशों में आप सेवाएं दे चुके हैं, हेती में, म्यांमार में, बैंकॉक में, और बैंकॉक में आपका मुख्यालय होने के नाते आप दक्षिण पूर्व एशियन देशों में कई बार सफ़र कर चुके हैं। वर्तमान में आप बांग्लादेश में हैं और भी बहुत सारे देश, मैं ये कहूँगा कि लगभग पूरी पृथ्वी आप नाप चुके हैं। लेकिन एग्जैक्टली मेरे इस कथन में कहीं कोई देश छूट भी गया है तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। तो बातचीत आज बड़ी रोचक रहने वाली है। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से आपका अभिनंदन। धन्यवाद संजय जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। तो रंजन मोहनोत हमारे जो मेहमान है, मैं ये कहूँगा कि जिस शख्स का जो नाम है वही अगर उस स्थान का परिचायक हो, जैसे अगर मैं कोई भी नाम पढ़ूं और उसका सरनेम मोहनोत हो तो ये लगभग तय है कि वो जोधपुर का होगा। बिल्कुल। तो आपके नाम में जोधपुर तो है ही, जोधपुर जुड़ा हुआ है मेरे नाम में, आपके नाम में जुड़ा हुआ है। वैसे अगर दूसरा कोई भी नाम हो, व्यास हो, जैन हो, वो कहीं का भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन मोहनोत जोधपुर का ही होगा, ये तय है। बिल्कुल तय है सर। तो फिर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से आप जोधपुर से एक जो बॉन्ड है आपका वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और जोधपुर आप पसंद भी करते हैं,
बहुत पसंद। दूसरी एक वजह ये भी, जोधपुर भी आपको पसंद करता है, ये बात भी हो सकती है। तो जो शहर होता है वो अपने बाशिंदों के साथ में प्यार करता है, ऐसी चीज़ें होती है। तो ये एक टू वे है और आपका ये बॉन्ड और ज़्यादा दृढ़तर होता जाए, स्ट्रॉन्गर होता जाए। और इसी नाते हम इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करेंगे। जोधपुर शहर में आप आए हैं, अपने शहर में, और अपने ही दोस्तों के सामने आप मुखातिब हैं। तो रंजन जी, अगर लुक बैक करें, जैसे आप जोधपुर विश्वविद्यालय, जो अब जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, वहाँ से आप पढ़ाई का सफ़र करके और फिर आपने घर की देहरी के साथ अपने शहर की देहरी से बार कदम रखा, तो फिर आप घर में आए तो मेहमान की तरह आए और आप बहुत ज़्यादा बार घूमते रहे। तो वो अगर लुक बैक करने के लिए आपसे कहूँ तो किस तरह से आप याद करते हैं उन दिनों को, विश्वविद्यालय का आखिरी दिन और किसी और जगह जाने का पहला दिन? बिल्कुल, धन्यवाद संजय जी। जोधपुर में मेरी यात्रा स्कूल से शुरू हुई। जन्म मेरा बाड़मेर में हुआ, 8वीं तक बाड़मेर के मोकलसर गांव में मैं पढ़ा। उसके बाद मैं जोधपुर आ गया और यहाँ से मैंने स्नातक किया और 98 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से किया। 2-3 साल मैंने यहीं पे जॉब किया। मैंने काजरी संस्था में 3 साल अपनी सेवाएं दी। उसके बाद कुछ और संस्थाओं में 1-2 साल काम किया। और मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दिन था जिस दिन मुझे जोधपुर छोड़ के पहली बार नौकरी के लिए गुड़गांव में जाना पड़ा, अपोलो टायर में। अच्छा। जो ट्रेन का सफ़र था, इतना भारी सफ़र था, उतना मैं जीवन में कभी नहीं रोया। जोधपुर छोड़ना अपने आप में, क्योंकि जोधपुर की हर गली में यादें थी, हर गली में दोस्त थे, हर जगह से जुड़ाव था। जहाँ जाते, जिससे हम कहते हैं जोधपुर में अपनायत है, तो अपनायत में हम बड़े हुए। तो उस जगह को छोड़ के जाना बहुत एक भारी पल था। गुड़गांव पहुँचे, 3-4 महीने नौकरी किया, कॉरपोरेट में नौकरी किया, लेकिन शायद मैं कॉरपोरेट के लिए नहीं बना था। फिर वापस मैं एनजीओ में चला गया, मैं भोपाल में रहा, भोपाल से दिल्ली से फिर मैं बैंकॉक, हेती होते हुए दुनिया के अलग अलग जगह पहुँचा। तो ऐसी एक यात्रा है रही मेरी। बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे जोधपुर से पहली बार जो बिछोह हुआ वो बड़ा भारी रहा, लेकिन वो फिर एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत लंबा ही होता गया। बिल्कुल। और फिर आप गुड़गांव में नहीं सेटल हुए, लेकिन एनजीओ के ज़रिए फिर आप जो रेड क्रॉस संस्था है उसमें कब आए? तो जोधपुर से जुड़ने के बाद, जैसा मैंने कहा, मैं पहले गुड़गांव, फिर मैं केयर में था, दिल्ली ऑफिस में। केयर वो संस्था है जो मिड डे मील वगैरह स्कूलों में और सब जगह आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंचाती। वहाँ मैंने 4-4.5 साल काम एनजीओ किया। है जी। हाँ, वैश्विक एनजीओ है, पूरी दुनिया में उनका काम है। भारत के लगभग 9 राज्यों के 80 जिलों में हमारा काम था। मैं लगभग पूरा भारत मैंने केयर के साथ घूमा। और अचानक ऐसे ही एक दिन मेरी नज़र पड़ी कि रेड क्रॉस को एक मेरे जैसे स्किल के व्यक्ति की ज़रूरत है, और मैंने अप्लाई किया। और वो 20-25 मिनट इंटरव्यू चला और उन्होंने मेरा तुरंत ही सिलेक्शन कर लिया। मैं आधी छुट्टी लेके ऑफिस से रेड क्रॉस के ऑफिस गया था और मैं ऑफिस पहुंचा नहीं, उससे पहले उन्होंने मुझे नौकरी का नियुक्ति पत्र भेज दिया ईमेल में। मैं चकित रह गया कि इतना जल्दी कोई काम कैसे हो सकता है। जल्दी मैंने रेड क्रॉस ज्वाइन किया दिल्ली ऑफिस में। पहले करीब 1-1.5 साल के बाद लगा कि रेड क्रॉस को लगा कि मेरे अंदर संभावनाएं हैं और मुझे भी लगा कि मैं कुछ और योगदान दे सकता हूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास समय है तो क्यों न आप बैंकॉक ऑफिस में 2 हफ्ते काम करें, 2 हफ्ते आप दिल्ली में काम करें। ऐसे करके मेरी जो वैश्विक यात्रा शुरू होगी, अनाना ऐसे ही शुरू होगी, कुछ सोचा नहीं। और वहाँ सुनामी उस समय आया हुआ था। अच्छा। तो सुनामी के रिकवरी प्रोग्राम में हम लोग सहायता कर रहे थे। तो श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, तो उन सब देशों का सफ़र करा और वहाँ पे जो सुनामी से पीड़ित लोग थे उनके लिए घर है या पानी है या जो जीविका है, उनकी सब व्यवस्थाओं में लग गए। तो ऐसे रेड क्रॉस का सफ़र शुरू होके बैंकॉक तक पहुँचा और वहाँ से सुनामी के प्रोग्राम में सहयोग हुआ। बिल्कुल। और इस दिलचस्प यात्रा के भी और भी मरहले बाकी हैं। और रंजन भाई, अगर मैं अपने श्रोताओं की तरफ से कहूं कि हमारे इस प्रोग्राम में वो आपकी जीवन की जो यात्रा है, सफ़र है, उसके अलावा जो आपका जो वैश्विक सफ़र है
उन सब बातों को सुनना तो चाहेंगी, लेकिन बीच बीच में उनको हम गाने भी सुनवाते हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी पसंद के कुछ गाने चुन के लाए हैं जो आप हमारे दोस्तों को सुनाना चाहते हैं? तो इसी, क्योंकि ये सफ़र की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा शुरुआत करते हैं कि पहला गाना मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बिल्कुल, बहुत सुंदर और फिलोसफिकल गाना है ये। हमारे श्रोता इस गाने को बहुत पसंद करते हैं। सुनते हैं ये गाना, उसके बाद लौट के हाजिर होते हैं 102.1 FM पर रेडियो सन सिटी में ओपन शो प्रोग्राम। FM पर रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ मैं संजय व्यास, और मेरे साथ विशेष अतिथि के रूप में है रंजन मोहनोत। आप मानव विकास कार्यकर्ता और प्रेजेंटली रेड क्रॉस कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं बांग्लादेश में, लेखक हैं, आपकी पुस्तकें आ चुकी हैं और एक और पुस्तक भी बहुत जल्द आने वाली जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल रंजन जी, एक बार पुनः प्रोग्राम में स्वागत है और आपने अच्छा गाना सुनाया। चर्चा हम कर रहे थे सुनामी की, तो हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं उनको याद है कि 2005 के आसपास की बात है और अपने आप में बड़ा विनाशकारी भूकंप था जो हम कह सकते हैं कि समुद्र के भीतर जो है वो चला, और इसने साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज है उनको काफ़ी हद तक बर्बाद किया। हमारे यहाँ भारत में भी इसका असर हुआ, अंडमान और वहाँ पर। इसके बाद में फिर बैंकॉक से फिर आपका हेती जाना हुआ और वहाँ पर भी एक बड़ी जो मानवीय त्रासदी भूकंप के रूप में आई थी 2010 में, लाखों लोग मारे गए। बिल्कुल। तो बैंकॉक में आपका कैसा रहा प्रवास, और उसके बाद फिर हेती जाना किस तरह से हुआ? जहाँ जहाँ बड़ी आपदा आती है फिर वहाँ की तरफ मूव करना पड़ता है। तो कहें कि आपदाएं हमें बुलाती है। तो जब मैं बैंकॉक में था, सुनामी प्रोग्राम लगभग ख़त्म होने वाला था। उसी समय 2010 के आखिर में बड़ा विनाशकारी भूकंप हेती में आया। करीब 3 लाख लोगों की डेथ हो गई वहाँ पे। तो लगा कि नहीं, अब हमें वहाँ पे भी सेवा देनी चाहिए। तो जैसे सुनामी प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो फिर हम लगभग 2011 में, लगभग भूकंप के 1 साल बाद में हेती पहुँचा। तो संजय जी, 1 साल बाद भी जो सड़कों पे वहाँ पे हमने देखा कि 1 साल बाद भी बिल्डिंगें जो है वो मलबों में तब्दील हुई वहाँ पे पड़ी थी। 1 साल बाद भी लोग जो है प्लास्टिक के तंबुओं में रह रहे थे। 1 साल बाद भी उनके पास में खाने को नहीं था। 1 साल बाद भी वो सहायता जो बाहर से मिलती है उनके ऊपर निर्भर थे। तो एक मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि ये इसका मुकाबला कैसे किया जाए। तो मेरे को अवसर मिला रेड क्रॉस में, तो मैं फिर हेती में करीब 15 महीने रहा। तो हेती दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, जब हम वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स की बात करते हैं, उसी भौगोलिक स्थिति में हेती भी है, वहीं पे हेती है। तो बड़ा यहाँ से कहें तो काफ़ी लंबा सफ़र है हेती का, करीब 24 घंटे लगते हैं। और बिल्कुल अगर हम देखें तो सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल भिन्न है। खाना पीना, रहना बिल्कुल एक अलग तरह का वहाँ पे माहौल रहता है। और उस माहौल में, और हेती में सेफ्टी सिक्योरिटी की भी चिंता थी। हेती सबसे गरीब देश है उस इलाके में। हालांकि हेती बहुत पहले आज़ाद हो गया, लेकिन हेती में भयंकर गरीबी और देखें तो वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी काफ़ी थी। उस वजह से सुरक्षा भी थी। तो हम लोग एक तरह से कहें तो बंद गाड़ी में ही ऑफिस से घर आते थे। खुला सड़क पे घूमने की आपको आज़ादी नहीं थी, आप कहीं जा नहीं सकते क्योंकि सुरक्षा का खतरा। ऐसे खतरों के बीच में ही हमें अपना काम करना था। और एक रोचक किस्सा सुनाऊं मैं तो हेती में मैं एक दिन करीब गांव में जा रहा था, राजधानी से करीब 2-2.5 घंटे दूर कोई था। हमने वहाँ पे आवास बनाए थे टेम्परेरी लोगों के। तो एक दिन मैं वैसे ही गांव में घूम रहा था, मुझे हिंदी गानों की आवाज़ सुनाई दी। वाह! और मैं एकदम से चमका कि मैं कहीं पे होम सिक तो नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ मतलब यहाँ पे क्यों हिंदी गाने, कहाँ से, मतलब मेरे कान ही तो अपने आप से नहीं बज रहे। तो मैं उस आवाज़ की दिशा में गया तो मुझे पता चला कि जो हिंदी के अपने टीवी सीरियल होते हैं वो वहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं और वो वहाँ लोकल भाषा में डब करके चलते हैं और उसी का म्यूज़िक जो है मुझे सुनाई दे रहा था। तो इतनी दूर वो कनेक्शन भी वहाँ पे दिखा कि हाँ आप दूर हो लेकिन जो संगीत है या वो सारा सब जगह पहुँचती है बातें।
तो ऐसे करके हेती रहा मैं करीब 15-16 महीने, काफ़ी राहत कार्य वहाँ पे हुआ। और उसके बाद फिर शायद थाईलैंड से कोई नाता था तो यात्रा खींच के वापस मुझे बैंकॉक ले आई। जी, तो हेती वाला जो अनुभव है उसके बारे में थोड़ा सा और हम जानना चाहेंगे कि आपने कहा सुरक्षा भी एक मुद्दा थी, तो जो लोग काम कर रहे हैं, मदद करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी संकट था, मतलब पता नहीं चलता था कब कोई चीज़ कौन सी आके आपको मार दे। हाँ, वहाँ पे अपहरण का खतरा ज़्यादा था कि वो कोई भी ऐसा दिखता तो उनको उठा लें, तो उनको रैंसम में, अपहरण में फिरौती मिल जाए। जी। तो ऐसे जो भी कार्यकर्ता जहाँ पे भी कोई दिखते हैं, और चूंकि वहाँ पे गरीबी बहुत है और अपराध काफ़ी हैं और सरकार का इतना नियंत्रण नहीं रहा, तो फिर आपको अपनी सुरक्षा का खुद ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कहा कि हम लोग बहुत सीमित जगह ही जा पाते थे, और ऐसे माहौल में आप रहते भी एक ही जगह में हैं, उन्हीं के साथ आप ऑफिस जाते हैं, वही आपके जो सहकर्मी हैं उन्हीं के साथ आप ऑफिस जाते हैं, वहीं काम करते हैं, उन्हीं के साथ घर आते हैं, उन्हीं के साथ खाना खाते हैं। तो आप एक 20, 25, 30 लोगों के समुदाय में सिमट के रह जाते हैं, और वहीं उसी मानसिक स्थिति में, उसी तनाव में आपको उनका सोचना है जो आपसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है, जिनको ज़रूरत है, मुश्किल और उनको फिर आपको सहायता पहुंचानी है। तो कभी बाजार आपका खुले में जाना या कभी नहीं हुआ, या कभी कभार ये छूट आपने ले ली थी वहाँ? नहीं, ये ऐसी माहौल में सुरक्षा के खिलाफ कोई भी हम लोग नहीं कर सकते। तो 2-4 जो सुपरमार्केट होते हैं वहाँ में जाने की अनुमति थी, तो वहाँ जाते थे। खुले बाजार में घूमना वो अनुभव हम देखते थे सड़कों के किनारे गाड़ियों से निकलते हुए, लेकिन उतर के जाने की वो हम नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आपका बैंकॉक पुनः आना हो गया। हाँ। और बैंकॉक में फिर क्या काम रहा, क्योंकि सिर्फ आपदाएं नहीं, आप बाकी जो काम होता है जिसमें देश जो है वो समृद्ध होते हैं, वहाँ पर भी संस्थाएं काम करती हैं। तो बैंकॉक में फिर दोबारा आप किस काम से जुड़े? तो बैंकॉक में वही रेड क्रॉस में, तो हेती में काम अच्छा हुआ, तो हमारी संस्था ने सोचा कि क्यों ना इस काम को हम लोग एशिया में भी फैलाएं। मेरा एशिया का अनुभव था, तो मैं वापस बैंकॉक में आ गया। बैंकॉक में करीब 10 साल रहा। लेकिन शुरुआती बात बताते हैं, जैसे आपने कहा कि देश धीरे धीरे विकास होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस समय म्यांमार जो है धीरे धीरे खुल रहा था। म्यांमार संकट से निकल के थोड़ा सा खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था। तो जब मैं पहली बार म्यांमार गया, बात होगी करीब 2012 जनवरी फरवरी के आसपास की बात होगी, और मैंने जब उस समय मोबाइल का सिम हर जगह आसानी से मिलता था, मतलब एक नेसेसिटी बन गई थी, ज़रूरत बन गई थी। और मैंने वहाँ जाके किसी से, एक सहकर्मी से कहा भी एक मोबाइल का सिम दे दो कहीं से, तो उन्होंने मुझे देखा कि मैंने कोई अपराध कर दिया हो। वहाँ पे सिम भी $100 में ब्लैक मार्केट में मिलता था। अच्छा। तो आपका एक बेसिक ज़रूरत की चीज़ भी वहाँ पे आसानी से उपलब्ध नहीं थी। और वही म्यांमार मैंने 3-4 साल में लगातार हर साल 3 बार 4 बार कभी 5 बार भी जाता था। 3-4 साल बाद वही सिम फ्री में मिलने लगा। तो एक देश कैसे खुलता है और कैसे बदलता है, वो मैंने 3-4 साल की मेरी म्यांमार की यात्रा में देखा। मैं पहली बार गया तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा है, लुंगी पहनते थे और वो उसके ऊपर शर्ट पहनते थे। 5 साल बाद देखा तो ज़्यादा लोग मुझे जीन्स में भी नज़र आने लगे, महिलाएं भी अलग कपड़ों में नज़र आने लगी। तो एक देश को खुलते हुए, विकसित होते हुए एक देखने का अनुभव रहा म्यांमार में हमको थाईलैंड से। जी। वहाँ कितना रहना हुआ, कितने अरसे तक? म्यांमार तो मैं करीब आता जाता रहा। 10 साल थाईलैंड में रहा। तो म्यांमार हर साल 3 बार 4 बार वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना, नए नए जो कार्यक्रम है वो संचालित करना। तो म्यांमार रूरल एरिया में भी, गांव में भी काफ़ी गया और आता जाते रहे वहाँ पे। फिर हमने म्यांमार में ऑफिस खोल दिया। मेरा तो कार्यालय बैंकॉक ही था, लेकिन वहाँ से जुड़ाव बहुत रहा। जी। तो वहाँ की जैसे सांस्कृतिक विविधता की और उसकी बात करें, भारत से भी जुड़ाव रहा है, तो वो किस तरह से आप
ने महसूस किया वहाँ? तो उसमें ऐसा है कि आपको लगता है कि कहीं कहीं बहुत समानताएं हैं, लेकिन उन समानताओं में भी लगे कि मसाले तो वही हैं, लेकिन खाने का स्वाद अलग बनेगा। तो उसी इंग्रेडिएंट से आपको कुछ अलग मिलता है वहाँ पे। तो समानता होते हुए भी विभिन्नता आपको नजर आती है वहाँ पे। और एक इस जर्नी की बात जोधपुर के श्रोताओं के लिए शायद हो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप शाकाहारी हो और आप इतनी यात्रा करते हो तो बहुत मुश्किल होता है। शाकाहारी भोजन भारत में आराम से मिलता है, लेकिन बाहर आपको बहुत ढूंढना पड़ता है। तो म्यांमार में भी स्पेशली जहाँ विशेष तौर पे जहाँ छोटे छोटे गांव में या कस्बों में वहाँ जाते, वहाँ ढूंढें तो एक कोई रोटी और एक चना आपको दे दे तो लगता है अच्छा आपको खाना मिल गया। तो हम यहाँ पे मतलब हमें लगता है प्रचुर मात्रा में है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही आप सीमाएं लांघ के बाहर जाते हो, जो सबसे बेसिक ज़रूरत है वो ही आपके लिए एक चुनौती बन जाती है। बिल्कुल। और ये अलग अलग संस्कृतियों में काम करने का एक जो अनुभव होता है कि आपको किस तरह की जो चीज़ें यहाँ हमें ब्लेसिंग्स के तौर पे मिली हुई हैं और हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिल्कुल वही चीज़ें आपके लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। वही चीज़ें चुनौती बन जाती है। बिल्कुल। तो रंजन जी, इसी अच्छी सी बात पे हम एक और विराम लेते हैं और म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो गाना है वो आप कौन सा सुनवाना चाहेंगे हमारे दोस्तों? तो म्यांमार की बात कर रहा था और हौसला देने के लिए मैंने सोचा कि अब सुनते हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। जी बिल्कुल, ये हौसला देने वाला गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर से इस दिलचस्प बातचीत का हिस्सा बनेंगे। आज ओपन शो प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं रंजन मोहनोत। आप कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के बांग्लादेश में और लेखक हैं। आपके अनुभवों पर एक किताब भी आ रही है जिस पर हम चर्चा करेंगे ओपन शो में। स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM पर रेडियो सन सिटी प्रोग्राम ओपन शो। और इस प्रोग्राम में आज हमारे विशेष मेहमान हैं रंजन मोहनोत जी। आप रेड क्रॉस कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं बांग्लादेश में, एक मानव विकास कार्यकर्ता और लेखक हैं। जितने अनुभव सहेजे हैं इन्होंने, तो उसके बाद तो अगर ये लेखक न होते तो आश्चर्य होता, क्योंकि लेखक जो है वो उसके लिए अनुभव खाद पानी का काम करते हैं। और रंजन जी मैं कहूँगा कि एक अपेक्षाकृत छोटी उम्र में ही काफ़ी बड़े तजुर्बे हासिल किए। तो हम बात कर रहे थे, आप पुनः बैंकॉक आए, वहाँ से म्यांमार आपका आना जाना रहता होगा। और मानवीय त्रासदियाँ जब घटित होती हैं उसमें चाहे इंसान की गलती हो या प्रकृति की, तो वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। तो ऐसा याद पड़ता है कि नेपाल में भी इसी तरह का एक भूकंप आया था, बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था। तो वहाँ फिर जाना हुआ आपका? हाँ संजय जी, तो जीवन कैसे मोड़ लेता है और कैसे चक्कर घूमता है ये तो उसी समय पता चलता है। तो एक याद है मुझे, लगभग 25 अप्रैल 2015 की बात है। मैं अपने पुत्र के साथ में बैंकॉक के किसी मॉल में घूम रहा था और अचानक से मैंने अपना मोबाइल देखा तो मुझे वो ब्रेकिंग न्यूज़ सा दिखा कि नेपाल में भूकंप। अनुभव था, नेपाल में पहले कई बार जा चुका था, तो देखते ही लगा कि ये भूकंप तो विनाशकारी सिद्ध होने वाला है। तो तुरंत ही मैंने मेरे जो सहकर्मी थे, मेरे कलीग्स थे, उनको फ़ोन किया कि नेपाल में ऐसा भूकंप आया है। और हम बाज़ार पहुँचे। हमें ये था कि नेपाल जाएंगे तो वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हो सकता है सड़कों पे तंबू लगा के रहना पड़े, हो सकता है पीने को पानी ना मिले, तो पानी की बोतल, जो पानी साफ़ करने की जो टेबलेट होती है वो सारा ख़रीदा। अगले दिन टिकट लिया हमने और हम नेपाल की तरफ सेकेंड डे चल गए। तो नेपाल पहले से ही आपकी टेरिटरी में आ रहा था? हाँ, नेपाल में आना जाना रहता था मेरा एशिया में जब मैं था बैंकॉक में, तो करीब 12 देशों में मेरा कार्य क्षेत्र था, वर्क स्पेस था। तो वो यूक्रेन और रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से लेके ईस्ट एशिया में, जैसा आपने कहा, फिलीपींस तक, सब जगह लगभग मैं जाता था। महीने में आप कहें कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते यात्राओं में निकलते थे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते घर पे रहता था। तो एक सूटकेस पैक रहता था, कब कहाँ जाएं। एक जगह से आए, वीज़ा लिया, दूसरी जगह गए, वीज़ा लिया, बस यही चक्र था। तो नेपाल की बात बता रहा था। तो हम लोग दूसरे दिन उड़े, लेकिन हम लोग वहाँ पे लैंड नहीं कर पाए। वो फ्लाइट थाईलैंड से उड़ी, थाई एयरवेज की उड़ान, उसमें सारे राहत कर्मी थे।
अलग अलग जगहों से सारे नेपाल जाने को। लेकिन नेपाल का एयरपोर्ट पहले तो क्षतिग्रस्त हो गया और वहाँ पे इतने राहत के विमान आ रहे थे कि हमारे विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली। तो हम लोग करीब करीब 12 से 15 घंटे हवा में घूमते रहे। कलकत्ता में हम उतरे, रिफ्यूल हुआ, वापस रात को थाईलैंड में गए, वहीं पास में एक होटल में रुके, घर जाने का सवाल नहीं था। अगले दिन सुबह फिर विमान उड़ा और फिर हम नेपाल पहुंचे। तो लेकिन जैसे ही मैं सड़कों पे निकला तो लगता है कि यहाँ कोई बड़ी आपदा आई है। मकान टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, लोग पानी के लिए कतारों में खड़े हैं, लोग राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं और एक तरह से सन्नाटा या कर्फ्यू जैसी स्थिति, सारी दुकानें, सारे बाजार, सब कुछ बंद। और ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि अब आप कहाँ से राहत का काम शुरू करोगे, जीरो से कहाँ से शुरू करोगे। तो मैं काठमांडू में रहा 1-2 दिन, लेकिन फिर लगा कि नहीं, नेपाल एक्चुअली बहुत दुर्गम क्षेत्र है, कई जगहें हैं वो काठमांडू से बहुत दूर है, आने जाने में बहुत टाइम लगता है वहाँ पे। तो लगा काठमांडू में काम होगा नहीं, सूचनाएं आ नहीं रही है। तो हमने जैसे तैसे एक गाड़ी किराए पे ली और मैं नेपाल के पूर्वी क्षेत्र नुवाकोट में, वहाँ मेरा भी पहले जाना होता था, मैं परिचित था, तो और वहाँ हमारे कार्यक्रम थे कि पता करते हैं वहाँ क्या हुआ। और संजय जी, जैसे मैं काठमांडू से बाहर निकला, काठमांडू तो अपेक्षाकृत ठीक था, लेकिन जैसे ही काठमांडू से बाहर निकला तो गांवों में लगा कि 100% जो घर हैं वो जमीन पे आए हुए हैं और तबाही का मंजर पूरे रास्ते। आप जो गांव दर गांव लोग उस मलबे में से अपने बचे खुचे सामान ढूंढ रहे हैं, जो भी निकाल सकते हैं। कोई तस्वीर निकाल रहा था, कोई घर का दूसरा सामान निकाल रहा था। वैसे करके हम नवाकोट पहुंचे और नवाकोट में जब जाएं तो लगता है कि हाँ, इतनी यात्रा की तो सब यात्राएं अच्छी होती है या बहुत कंफर्टेबल रहती है। और उस दिन पता चला कि नहीं, सब यात्राएं कंफर्टेबल नहीं होती। नवाकोट गए तो वहाँ आपके रहने की कोई जगह नहीं थी, वहाँ सोने का कोई जगह नहीं थी, आपको रुकना है। तो हमने दफ्तर के कुछ फर्नीचर को हटा के जमीन में बिस्तर लगा के वहीं पे दिन गुजारे। आपके अपने दफ्तर में? हाँ, हमारा जो रेड क्रॉस का वहाँ पर लोकल रेड क्रॉस का दफ्तर था, हाँ वो सुरक्षित था, वो पक्का इमारत थी, वो ठीक था जी। तो उसी दफ्तर में जमीन पे रात को सोना, सुबह गांव में निकल जाना कि कहाँ कितना नुकसान हुआ। और एक बात और बताएं कि खाने पीने का वहाँ कुछ था नहीं। तो एक जो हमारा कलीग था, हमने उनसे निवेदन किया, उनका खुद का घर टूटा हुआ था, तो मुर्गी का दड़बा उन्होंने साफ किया, उन्होंने एक टेम्पररी किचन वहाँ बनाया। उस रात बिना रोशनी के मुर्गी के दड़बे में हमको खाना बना के खिलाया। आप उसका मतलब ऐसे ऐसे वाकये होते हैं जिससे जीवन की विडंबना है और एक बॉन्ड बनता है कि हाँ, इन कलीग के साथ में ऐसे मुश्किल समय में आप एक दूसरे के साथ हो। बिल्कुल। और वहाँ तो नेपाल में करीब 1 महीना रहा मैं भूकंप के बाद में, और फिर मैं वापस बैंकॉक लौट आया। लेकिन जब 1 महीना और उसके बीच में और भी कई बड़े भूकंप आए, एक भूकंप नहीं था, मतलब हम होटल की लॉबी में सोते थे, कब भूकंप आए रात को बाहर निकल जाए। एक दिन फुटपाथ पे भी सोना पड़ा। और एक डर हमेशा लगा रहता था, आप राहत कर्मी हैं, आप सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आपको एक डर हमेशा लगा रहेगा कि कोई दूसरा बड़ा भूकंप आया तो आप भी उसमें आ सकते हैं। तो कैसे आप सुरक्षित रहें और अपना काम करते रहें। 1 महीना उसके बाद जो बैंकॉक पहुंचे वापस, तो हल्का सा झटका भी लगता था कि कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा। तो मानसिक रूप से उससे उभरने में करीब 3-4 महीने लग गए। जो उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल जी। और ये जो काम मानव सेवा के आप लगातार करते रहे, तो नेपाल के बाद में फिर ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर, या फिर बैंकॉक के बाद फिर आप कहाँ मूव हुए? और तो नेपाल के बाद बैंकॉक में ही रहा मैं 10 साल। तो नेपाल के अलावा फिर मैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में मेरा बहुत जाना हुआ। वहाँ में मैं एक मुझे अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली क्षेत्रीय रीजनल रिप्रेजेंटेटिव का। तो वहाँ पे 6 देश थे, उसका प्रोग्राम मैंने संभाला। तो मैं हर महीने और मैं कभी कभी महीने में 2 बार अलमाती कजाकिस्तान जाता था। अब वो आप देखें कि एक रेगिस्तान का लड़का, बाड़मेर जिले, जिसने पानी नहीं देखा पूरा, और वहाँ अलमाती में जा रहे हैं जहाँ सर्दियों में सड़कों पे 2 फीट बर्फ़ है और आपको बर्फ़ में चलना नहीं आता है।
आप हर तरफ, और आप चलने की कोशिश करते हैं, आपके पास में बर्फ पे चलने के जूते भी नहीं हैं, क्योंकि आप क्यों रखेंगे, आपको ज़रूरत नहीं होती और आपको अनुभव नहीं है, और आप चलते हुए गिर जाएंगे सड़कों पे और आपको आसपास लोग देखेंगे और हंसेंगे भी कि भाई ये तुम कहाँ आ गए हो, लेकिन संभल के फिर उठ के फिर चलो और वो अनुभव भी लो। वहाँ पे बिल्कुल वहाँ की संस्कृति काफ़ी अलग है, बड़ा ठंडा है, तो उनका खान पान रहना बहुत ज्यादा हरा भरा तो नहीं है? नहीं, हरा भरा नहीं है, वो आप कहें तो सूखा वाइट डेजर्ट जिसको बोले, जहाँ बर्फीला रेगिस्तान कह सकते हैं आप उसको। हाँ बिल्कुल, तो वैसा है माहौल। तो वहाँ पे काफ़ी समय आता जाता रहा। मैं 10 साल मेरा प्रवास तो स्टे तो बैंकॉक ही था, मेरा हेडक्वार्टर या मुख्यालय तो बैंकॉक ही था, लेकिन इन सब देशों में बहुत फ्रिक्वेंटली आते जाते रहे और वहाँ पे अपनी सेवाएं देते रहे। जी रंजन जी, एक जो सवाल ये है कि कजाकिस्तान बिल्कुल अलग तरह की संस्कृति और खान पान वाला है, और जोधपुर में हम लोग तो ये है कि जब ट्रेन से भारत के ही किसी दूसरे कोने में जा रहे होते हैं तो हम यहाँ डब्बों में अपनी पसंद की चीज़ें, अचार वगैरह, नमकीन सब लेके चलते हैं। बिल्कुल लेके चलते हैं। तो आप चूंकि शाकाहारी हैं और ऐसी जगहों पर आपका जाना निरंतर होता रहा है, तो जिस तरह से आप एक जो सूटकेस तैयार रखते हैं बाहर जाने के लिए, वैसे उस सूटकेस में चूंकि जोधपुर खाखरों का भी गढ़ है, तो खाखरे वगैरह भी ले जाते हैं साथ में, क्या करते हैं फिर? एक्चुअली चूंकि जाना इतना फ्रिक्वेंट था तो साथ ज़्यादा सामान ले जाने की बजाय ये ज़्यादा उचित रहा कि उसी संस्कृति में घुल मिल जाएं, वहीं पे कुछ ट्राई करें। क्योंकि 1-2 बार अगर आप साल में जाएं, 2-4 महीने में जाएं तो ठीक है, लेकिन अब जब आपको हर हफ्ते ही जाना है तो फिर वो ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहते हैं, वहाँ पे कुछ ऑप्शन रहते हैं, और वहाँ पे जो दूसरे आपके कलीग हैं वो आपका ध्यान रखते हैं कि भाई ये सहकारी है। तो मैं आपको अलमाती का उदाहरण देता हूँ। मैं जब भी जाता था तो मेरी जो टीम थी उनको मैं हमेशा लंच पे लेके जाता था। तो वो मुझे कहते हैं कि भाई लंच में कहाँ जाना है, कि चलो इंडियन रेस्टोरेंट है ना, वहीं चलते हैं। वो हमेशा मुझे लंच में वहाँ लेके जाते थे। मुझे भी समझ में नहीं आता, मुझे लगता था अच्छा इनको भारतीय खाना इतना पसंद है कि हमेशा वो वहीं जाना पसंद करते हैं। वो 6-8 महीने बाद मुझे पता चला कि वो इसलिए जाते थे कि वहाँ पे उनको लगता कि मेरे लायक कुछ खाने को मिल जाएगा। तो वो आपके जो कलीग हैं वो भी आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं होते, लेकिन कुछ सामान्य अनुभव, सामान्य ऑप्शन कुछ न कुछ तो हर जगह मिल ही जाता है, और आप उसमें एडजस्ट कर देते हैं, एडप्ट कर देते हैं, और ऐसे ही आप चलते रहें। आपने एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत किए हैं अपने पेट के साथ में, लेकिन इन जनरल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी पसंद का खाना क्या है, या आप क्या खाना आमतौर पर जब आपको सब कुछ मिल रहा है या जोधपुर में, तो यहाँ आने के बाद आप किस चीज़ को ज़्यादा रिलीज करते हैं? अगर मुझे सबसे पसंद का खाना भारतीय खाना, मैं कहीं जाता हूँ सबसे पहले देखता हूँ कि भारतीय रेस्टोरेंट कहाँ है, उसके पास ही होटल बुक करते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। और जोधपुर आते हैं तो हम एक लिस्ट लेके आते हैं अपने हिसाब से कि जोधपुर में कहाँ कहाँ क्या क्या खाना है। फोन पे लिस्ट रहती है, और दोस्तों के साथ जोधपुर की सारी जो जगह है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा खाना तो जोधपुर में ही लगता है। बिल्कुल, यहीं आके मन भरता है, और सारे रेस्टोरेंट जो जोधपुर के हैं वो एक करके हम ट्राई करते हैं, और एक लिस्ट रहती है कि बाकायदा ये तो खाना ही है जोधपुर आए तो। बिल्कुल, और जोधपुर इस मामले में निराश नहीं करता है। बिल्कुल निराश नहीं, चाहे जोधपुर के लोग हों या बाहर से हों, खाने के मामले में जोधपुर इतना राजा शहर है कि सबकी इच्छाएं पूरी कर लेता है। तो रंजन जी, एक बार फिर से एक मजेदार मरहले पर हम पहुंच गए हैं, और इस शो को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और एक गाना और सुनना चाहते हैं। तो हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि आप कौन सा गाना उनके लिए लेके आए हैं। तो इस माहौल में हम सुनते हैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग सुनते हैं। आज हमारी इस महफिल में खास मेहमान बन के आए हैं रंजन मोहनोत, रेड क्रॉस कंट्री रिप्रेजेंटेटिव बांग्लादेश, मानव विकास कार्यकर्ता हैं और लेखक हैं। और मैंने जैसे कहा था कि इतने देशों की, देश दुनिया की यात्रा कर चुके हैं अपने काम के सिलसिले में और अदरवाइज भी, तो अनुभवों का एक समृद्ध संसार आपके पास पहले से ही है, और आश्चर्य होता अगर आप लेखक न होते। लेकिन ये आश्चर्य जो है वो नहीं है, और आप वास्तव में लेखक हैं। लंबे अरसे से आप
लेखन का काम करते रहे। और मुझे याद है कि जब हिंदी में ब्लॉग्स लिखे जाते थे तो आपका एक ब्लॉग आदित्य नाम से आया करता था। वो आपने अपने पुत्र की जो जर्नी, तो आप ऐसे मरहलों पर आप पहुंचे हैं, जीवन की ऐसी यात्राओं पर गए हैं जिसकी प्लानिंग आपने नहीं की थी। और मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो अनुभव है पूरे विश्व का, उस अनुभवों का एक मज़ेदार, मैं कहूँगा कि निचोड़ सा है ये। बिल्कुल। तो लुक फॉरवर्ड करते हैं आपकी इस किताब की तरफ। और इस किताब में क्या ऐसी नई मज़ेदार चीज़ें हम लोग देख पाएंगे? इस किताब में आप देख पाएंगे कि कैसे एक बच्चा जो रेगिस्तान के छोटे से गांव में जन्म लेके सरकारी विद्यालय में पढ़ के और जीवन चक्र घूमता रहा, और जैसे जैसे रास्ते आए और उसमें चलता रहा, बहुत ज़्यादा योजना नहीं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम देख के और जैसा अनुभव से मिला, सीखा और अपना काम करते हुए किस जगह पहुंचा। और इसमें जो छोटे कुछ किस्से हमने बात किया, तो ऐसे ही मज़ेदार किस्सों का संकलन इस किताब में मैंने किया है, जिससे पता चलेगा कि अलग अलग देश में, संस्कृति में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उन चुनौतियों के बावजूद भी आप अपना रास्ता कैसे निकाल देते हैं। और कई बार ये कहते हैं कि आप डेस्टिनी जो है वो खुद ही है और आप उसके ऊपर चल रहे हो, और चलते चलते सीखते सीखते एक मुकाम तक पहुंचते हो। तो 10 चैप्टर हैं इस किताब में, मेरे बचपन, मेरे जन्म से लेके 50 साल की उम्र तक की यात्राओं के बीच में हर पड़ाव की कहानी, किस्से मैंने संकलित करके इस किताब में रखे हैं। बिल्कुल। तो ये बात है कि ये पुस्तक, लेकिन एक रंजन जी मैं पूछना चाहूँगा कि आप अलग अलग देशों में गए हैं और अलग अलग तरह के लोगों से आपका मिलना हुआ है, तो कई बार आश्चर्य होता है कि पृथ्वी हमारी बड़ी अजूबों से भरी हुई है। बिल्कुल। कैसी कैसी भाषाएं बोलने वाले, कैसे कैसे खान पान वाले, कैसी कैसी वेशभूषाओं वाले लोग हैं। तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी जाते हैं सारे लोग जो हैं उनमें बहुत आत्मविश्वास होता है, और सबको अपनी चीज़ बहुत पसंद होती है, सबको अपना खाना बहुत पसंद होता है, सबको अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व होता है, सब अपने आप को अच्छा, अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। तो हमें लगता है कि हम ही बेस्ट हैं। वो भ्रांति आपकी टूट जाती है जब आप सीमाएं क्रॉस करते हो। आपको लगता है कि बहुत सारे बेस्ट बहुत अलग अलग जगहों पे है, हर जगह की अपनी खासियत है, हर जगह की अपनी विशेषता है, अपना खाना है, अपना कल्चर है, और वो उन पे बहुत गर्व महसूस करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। तो ये जो हम एक देखते हैं अलग अलग जगह पे जाके, और फिर आप उनके बीच में खुद का तालमेल कैसे बढ़ाएं। किसी संस्कृति में भाषा बहुत, अगर आप तेज बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, कहीं पे आप धीमे बोलेंगे तो नहीं समझ, तो आप कैसे एडजस्ट करते हैं टोन अपनी, कैसे अपने शब्द का चुनाव करते हैं, वो बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो फिर आप कहीं किसी को नाराज कर देंगे या कहीं किसी का अपमान कर देंगे जाने अनजाने में। तो जब आप ये देखते हैं तो आपको ये सारी बातें भी देखने, सीखने, समझने को मिलती है। जी रंजन जी, आप ऐसे कौन से इलाके हैं पूरी दुनिया में, बहुत सारे होंगे जरूर, जहां आपका जाना नहीं हुआ है? मैं अफ्रीका में मेरा एक कभी काम करने का मौका नहीं मिला। मैं मिडिल ईस्ट में तो यमन तक तो गया हूँ, और भी वहाँ पे जो आसपास में गया हूँ, लेकिन एक अफगानिस्तान, ईरान वगैरह भी जाना हुआ आपका? अफगानिस्तान, ईरान में नहीं, लेकिन एशिया के दूसरे हिस्सों में काफ़ी हुआ। लेकिन अगर एक मन में है कि मैंने अफ्रीका में बहुत ज़रूरतें हैं,